अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड चैप्टर 9th क्लास की बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें है कि हमने ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जो कि लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती हैं, उन तमाम की जो है वो सॉल्विंग देखने की उनको हम किस किस मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या होती है। ठीक है, ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे। अगर वही वाली साइंस की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि साइंस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन ऑब्ज़र्वेशन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, कि वो किस तरह, अगर प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्ज़र्वेशन अगर हम किसी प्रॉब्लम की कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। देन इस एक्सपेरिमेंट का जो होता है एट द एंड हमने एक लॉजिकल रिज़ल्ट निकालना होता था। ठीक है, सेम जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशन पे हम एक्सपेरिमेंट करके एक लॉजिकल रिजल्ट्स निकालते हैं कि आया कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड्स की अगर हम थोड़ी सी डिफाइन देखें तो हम कहते हैं ऐसे साइंटिफिक मेथड्स इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। ठीक है, ऐसे तमाम साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड्स जिनको यूज़ करते हुए ये क्या हो कि जो हमारे जितने भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। तो अगर हम बायोलॉजिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। ठीक है, इसने जो एक्सपेरिमेंट है ना वो 15 में किए थे। ठीक है, 1590s में इसने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, मतलब बहुत पहले की बात है। 5 years जो है ऑलमोस्ट इसने जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इसने काम किया। ठीक है, इस पे और इसने बहुत सी चीज़ों को जो है वो बायोलॉजिकल मेथड्स में जो है वो बहुत इसकी कंट्रीब्यूशन, जैसे जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मेडिसिन है उसमें इसने बहुत काम किया। इकोलॉजी की जो चीज़ें हैं, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में इसने बहुत से काम किए। ठीक है, इसके काम की वजह से जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए उन पे जो है वो आज भी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इसके जो मेथड्स हैं वो आज भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल मेथड्स की बात करें तो हमें बायोलॉजिकल मेथड्स में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है कि हमें प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना है कि हमें जो प्रॉब्लम है, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो क्या है। नेक्स्ट है फिर उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए एक हाइपोथेसिस देनी होती है। ठीक है, कि हमने अपना एक मफरूज़ा देना होता है कि क्या हो रहा है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिडक्शन देनी होती है। फिर उस डिडक्शन पे हमने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, दैन उसके रिज़ल्ट्स निकालने होते हैं, फिर अपने रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है, पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले है कि रिकग्निशन करनी होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। तो ये है कि ये रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फेस करने पड़े हैं। ये ऐसे भी हो सकता है या तो बाय सेल्फ हम फील करें कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमें फ़ेस करने पड़े हैं, दूसरे जानदार जो हैं उनको फ़ेस करने पड़े हैं। या समटाइम ऐसे होता है कि कोई दूसरा जो है वो इस पे काम कर रहा होता है, सेम वही प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहा होता है, वो आपको बताए या आप उसको बताएं। ठीक है, तो इसके ज़रिए ये होता है कि हमें या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या ह्यूमन बींग्स को जो है अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था तो उसको उसकी पहचान में पहचान लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो हम रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं प्रॉब्लम की, ठीक है, तो उसमें हमने देखना है, अब फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम है जिसकी पहचान हमें होगी, उसके बाद हम उस पर ऑब्ज़र्वेशन करते हैं कि ये क्यों क्यों हो रही है। ठीक है, इसकी क्या वजह है। तो उसमें वो कहते हैं ये जो ऑब्ज़र्वेशन है ना, ये कैसे मेड, मतलब कैसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो मेड बाय विद द 5 सेंसेस। अब हमें पता है हमारे अंदर 5 हिस्से हैं। जो स्मेल है, हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट है, टच, विजन या हेयरिंग। मतलब अपने सूंघने से, अपने स्मेल करने से, अपने देखने से हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बीमारी आ गई है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वो मतलब उसकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंसेस हैं वो क्या है। ठीक है, उसका जो फेस कलर है या उसका जो बॉडी कलर है वो कैसा हो गया है। फिर हम उसको टच करके देखते हैं कि
है, फीवर टाइप, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसमें कोई वो बॉडी टेम्परेचर जो कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर स्मेल करते हैं कि क्या उस जो पेशेंट है उसके अंदर से कोई ख़ास स्मेल आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखने से, हेयरिंग करने से उसकी जो प्रॉब्लम है वो सुनते हैं। इस तरह आप जो है वो तमाम तरह अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, तो ऑब्जर्वेशन की व्यक्ति हैं टू टाइप्स होती हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव होती है या क्वालिटेटिव होती है। तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। किस तरह एक्यूरेट होती है कि फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो हम कहते हैं वो कोल्डर होता है देन बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन हमें ये नहीं पता कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया था। ये मतलब हम कहते हैं ये जो है हमारे पास क्वालिटेटिव है, जिसमें हम देखते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये कोल्डर होता है देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। इसमें हमें ये नहीं पता कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है एग्जैक्ट वो क्या है, ठीक है। बस हम इसमें ये बता सकते हैं कि उसकी क्वालिटी को देख के जो वाटर होगा और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कोल्डर होगा, मतलब वो कूल होगा बॉइलिंग पॉइंट से। बट जो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है इसमें हम ये बताते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 0 डिग्री है, पूरा पूरा बताएंगे कि वो कितनी डिग्री में है, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसमें हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट जो है वो चीज़ें कितनी है, उसकी क्वांटिटी का पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी दोनों यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन में, एक साइंटिस्ट था डार्विन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे पास थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, बहुत से काम किए इनहेरिटेंस पे, और इसके अलावा इन्होंने बहुत से काम किए थे। तो इसमें जो डार्विन था ना, ये अपने जो है ये सफ़र पे गया था, ठीक है, जिसमें इसने एवोल्यूशन पे बहुत काम किया। अब अगर एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जस्ट यही नहीं है कि उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, ठीक है, कि उसने वहाँ जब जाकर ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे जो हमारे पास, वो कहता था कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स किससे बने हैं, बर्ड्स बने हैं रेप्टाइल से, यानी कि एवोल्यूशन हुई है पहले रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स जो हैं वो एवोल्यूट हुए हैं और उन्होंने क्या बना दिए, बर्ड्स बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो थ्योरी छोटी सी, अब यहाँ पे वो नेक्स्ट हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। डार्विन की बहुत बड़ी थ्योरी है, उसने कैसे ही काम किया। इसमें बताने का मकसद ये है कि इसमें जो इसने ऑब्जर्वेशन देखी थी, ठीक है, एवोल्यूशन हो रही है, क्यों हो रही है, उसने ऑब्जर्वेशन की, तो उसमें ना कि सिर्फ उसने अपनी खुद ऑब्जर्वेशन लिखी या उसने की, बल्कि इसके अलावा उसने जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो भी इस पर काम कर रहे थे, ठीक है, उसने उनका भी काम देखा। तो इस तरह जो है अपना काम करने के साथ साथ हम दूसरों का काम भी अपने साथ लेके चलते हैं, ताकि तो काम में जो है वो एक्यूरेट काम हो सके, ठीक है। और ये भी पता चल सके कि जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या दूसरे लोग भी उस चीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है ना, वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का है, ठीक है। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमने एक्सप्लेनेशन देनी है ऑब्जर्वेशन की, मतलब जो जो हमने ऑब्ज़र्व किया है उसकी फिर हमने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आया कि जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो गलत है, ये ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास हम नहीं कह सकते कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 50-50% चांसेस होते हैं कि जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का ये मतलब होता है कि जो ऑब्ज़र्व किया है उसको गलत साबित किया जाए। दूसरे साइंटिस्ट हमारे ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं, ठीक है, अब उसको गलत करने की कोशिश करते हैं, हमने जो ऑब्ज़र्व किया होता है उस पर क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव, ठीक है। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस दी गई है वो जो है वो सही नहीं है, मतलब कि 50-50 पे चांसेस हैं कि वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके लिए जो हाइपोथेसिस है ना, वो हमेशा जो है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बहुत मुश्किल सी हमने एक हाइपोथेसिस दे दी कि ऐसा होगा, ऐसे अजीब अजीब से सवाल लिख दिए जो कि दूसरों को ही ना समझ आ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि एक जनरल सी स्टेटमेंट देनी है। एक जनरल सी स्टेटमेंट का मतलब है कि वो सिंपल सा एक क्वेश्चन बता देना है आपने, हाँ जी ये प्रॉब्लम था तो इसमें ये हो रहा है, ठीक है। एक जनरल सा एक स्टेटमेंट दे देनी है। दूसरा, हमने जो ऑब्जर्वेशन की है ना उसके रिलेटेड ही होनी चाहिए वो हाइपोथेसिस। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो ऑब्जर्वेशन किसी और चीज़ पे कर रहे हैं और जो हाइपोथेसिस है वो किसी और चीज़ पे दे रहे हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है वो कहते हैं हमेशा इसी चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि जितनी सिंपल हो सके हाइपोथेसिस उतनी ज़्यादा सिंपल देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होनी चाहिए। मतलब है कि आपके हाइपोथेसिस को अगर कोई हाइपोथेसिस दे रहा है तो वो टेस्टेबल हो, एक्सपेरिमेंट उस पे हो सकें, ठीक है। उस पे उसको लोग जो है उसको जो साइंटिस्ट हैं वो फॉल्स करार दे सकें कि ये नहीं ठीक है, या अगर वो ठीक है तो किस तरह ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है एक, अगर हम इसका एक समरी निकालें तो इसका यही है कि जितनी हाइपोथेसिस हो सिंपल होगी उतनी ज़्यादा वो वैल्यूएबल होगी। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, यानी कि फोर्थ वाला स्टेप वो है वो डिडक्शन होता है। डिडक्शन में हम कहते हैं लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होती हैं हाइपोथेसिस की। मतलब है अब जो हाइपोथेसिस दी गई है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। उसका रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली रिज़ल्ट निकाल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। डिडक्शन का मतलब होता है जिस तरह हमने तुक्का लगा दिया कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइंटिस्ट है, उसने क्या देखा हुआ है, कोई एक जर्नल मैन है, उसने क्या देखी हुई है, उसने बर्ड देखा हुआ है, ठीक है। अब उसको पता है जो बर्ड है वो एक परिंदा है। बर्ड क्या है, एक परिंदा, सॉरी, एक बर्ड, उसने एक स्पैरो देखी हुई है और उसने कहा है कि जो स्पैरो है वो क्या है, एक बर्ड है, यानी कि वो एक क्या है, परिंदा है। अब इसमें इस चीज़ से उसने डिडक्शन, इस चीज़ से उसने एक डिडक्शन निकाली है कि इसका मतलब है अगर तो एक चिड़िया जो है वो परिंदा है तो जितने परिंदा है और जो एक चिड़िया के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। चिड़िया के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो यहाँ से उसने एक ऑब्जर्वेशन की थी जिसमें उसने एक स्पैरो देखी, उसने उसको पता था वो एक बर्ड है और उसने उसको कहा कि उसके क्या होते हैं, पर होते हैं, उसके विंग्स होते हैं। तो यहाँ से उसने कहा कि जितने भी बर्ड्स होंगे, ठीक है, उसके क्या होंगे, विंग्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर था एक, उसने एक ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उसने एक हाइपोथेसिस दी उसको, फिर उसने एक उसकी डिडक्शन दे दी कि अगर तो स्पैरो एक बर्ड है, उसके अगर पर हैं तो जितने भी दुनिया में बर्ड्स होंगे उन सब के क्या होंगे, पर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेल की, यानी कि प्लांट के सेल की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी ने एक ऑब्जर्वेशन दी है, ठीक है, हाइपोथेसिस दी है कि जो हमारे पास प्लांट के सेल है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इस पे जो दूसरे साइंटिस्ट काम करेंगे, ठीक है, अब वो ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या करना है, या जो उस पे काम कर रहा है उसने क्या करना है कि सारे जो प्लांट के सेल्स हैं वो एक एक सेल को निकालेगा और उसमें देखेगा कि उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बल्कि अगर उसने कहा है कि लीफ का जो ब्लेड है, यानी कि जो लीफ है उसके कॉर्नर का उसने सेल निकालने हैं और उसने कहा है कि इन सेल्स में जो है वो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो प्लांट के सेल में क्या है, वो कहते हैं सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। तो उसने यहाँ से एक डिडक्शन निकाली है कि इसका मतलब है कि जितने भी प्लांट सेल होंगे उसके जो सेंटर में होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इसके लिए एक कहा जाता है कि इफ़ एंड देन का, ठीक है, एक फार्मूला चलता है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। कि अगर सबके, अगर एक जो सेल है उसके प्लांट के प्लांट सेल के अंदर सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है तो इसका मतलब है कि जितने भी प्लांट सेल होंगे उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो एक डिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला स्टेप आता है इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि इधर द हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू और नॉट है, ठीक है। इसमें हमने देखना होता है कि जो हाइपोथेसिस दी गई है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि क्या वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव होती है। जो उसने हाइपोथेसिस दी है, किसी साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दी है, उस पर दूसरे साइंटिस्ट काम करते हैं तो वो उसकी, ठीक है, उसको गलत साबित किया जाता है। उसको गलत साबित करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि जो हाइपोथेसिस दी गई है वो गलत है। अगर तो एक्सपेरिमेंटली वो हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो जाए तो यहीं पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन वगैरह का जो स्टेप है वो यहीं पे रुक जाता है। इसका मतलब होता है कि जितनी भी हाइपोथेसिस दी गई हैं, जितनी भी डिडक्शन दी गई हैं, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुई। इसका मतलब जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो गलत है। लेकिन अगर यही हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली जो है वो अप्रूव हो जाए तो यही काम जो है ये लॉ या थ्योरी बन जाता है। अब थ्योरी या लॉ का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ है तो ये ऐसे ही है, ठीक है। लॉ का मतलब एक बन जाती है कि अगर ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी, अगर कोई बीमारी है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई है तो वो उस पर सारे रिजल्ट्स वगैरह निकाले गए हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ अगर प्रूव हो गई है तो वो एक लॉ बन सकती है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए भी ना दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक जो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप होता है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है बड़ी अच्छी, अगर हम देखनी है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है
ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो है वो प्लांट्स दिए जाएंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है इसमें जो कंट्रोल ग्रुप वाले जो लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको ऐसे प्लांट्स दिए जाएंगे जिनके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर ये देखना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है कि नहीं है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिन पौधों के पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी उन्होंने फोटोसिंथेसिस शो नहीं की। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप में क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल थी, इसलिए जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस जो है वो शो की। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को टेस्ट करना हो तो उसमें एक वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें जो वेरिएबल था वो क्या था, वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, जिसमें हमने काम करना था, जिसको हमने देखना था कि एब्सेंस या उसकी प्रेजेंस में कि फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वह समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस से लेकर उसके बाद एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ प्रूव हो गई है, वो फॉल्स नहीं हुई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है उसके ठीक आए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं। अब रिजल्ट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो हम जो है वो क्या बना लेते हैं, टेबल्स की फॉर्म में बना लेते हैं, या एनालिटिकल जो है एनालिटिकल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी बायोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टैटिकल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल्स बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, उसमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि जो हमारे पास से जो रिज़ल्ट आए हैं एक्सपेरिमेंटली वो किस तरह आए हैं, कितने नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स आए हैं, कितना उसमें जो था वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने पिछले एक्सपेरिमेंट की ही बात करें जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे की है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस हो। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस के ज़रिए जो है वो हम रिज़ल्ट्स निकालते हैं साइंटिस्ट। अब क्या होगा जब रिज़ल्ट्स वगैरह सारे निकल आएंगे, जब आप का जो पूरा एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी थी, फिर उसको क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ये करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एंड जो होता है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। अब रिपोर्टिंग का मतलब होता है पब्लिश करना। ठीक है, अब वो सब में क्या करेंगे, डिफरेंट जो सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसमें वो अपना काम जो है वो पब्लिश करेंगे। दैन वो क्या होता है, वो अप्रूव होता है। अगर तो वो बिल्कुल ठीक अप्रूव हो जाए, ठीक है, तमाम साइंटिस्ट उस पर वर्क करें, उसको फाल्स साबित ना कर सकें, तो वो जो वर्क होगा वो क्या होता है, वो थ्योरी बन जाती है। दैन अगर वही थ्योरी जो है वो नेक्स्ट फिर और टेस्टेड की जाए और दैन वो एक क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, और लॉ को कोई भी जुटला नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने मेथड्स देखे, उसके स्टेप्स देखे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होती हैं। नेक्स्ट हम इन्हीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि मलेरिया है, उस पे हम कैसे यही सारे बायोलॉजिकल मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।